सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत केवल निजी गवाहों द्वारा दायर हलफनामों के आधार पर जांच रिकॉर्ड पर भरोसा किए बिना या आगे की जांच का आदेश दिए बिना आरोप पत्र में उल्लिखित न किए गए अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस असामान्य आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने शिकायतकर्ता के गवाह द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 394 लूट करने या करने का प्रयास करते समय स्वेच्छा से चोट पहुंचाना के तहत अपराध का संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को मंजूरी दे दी थी, जबकि उसने मामले में धारा 394 की प्रयोज्यता के बारे में अपनी संतुष्टि व्यक्त नहीं की थी। न्यायालय ने कहा, वास्तव में शिकायतकर्ता की ओर से याचिका के साथ दायर गवाहों के हलफनामों के आधार पर ही न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत संज्ञान लिया है। हम इस तरह की कार्यवाही को इस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। न्यायालय ने कहा कि निजी हलफनामों के आधार पर अपराधों को जोड़ना निचली अदालतों द्वारा यंत्रवत नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें उचित जांच पर भरोसा करके या दमन के आरोप उठने पर आगे की जांच का निर्देश देकर निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। शुरुआत में एफआईआर आईपीसी की धारा 394, 452, 323, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद धारा 394 को हटाकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता के बार आवेदनों पर ट्रायल कोर्ट ने अंततः केवल गवाहों के हलफनामों के आधार पर धारा 394 का संज्ञान लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा, जिसके बाद यह अपील दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को पुलिस से सभी गवाहों के पूरे बयान दर्ज करने वाली पूरी केस डायरी पेश करने का अनुरोध करना आवश्यक था। इसके अलावा न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से ये भी पाया कि उसने शिकायतकर्ता के गवाह द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए पूरे बयान अदालत को नहीं सौंपे ताकि स्वतंत्र रूप से इन बयानों और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों की सत्यता का आकलन किया जा सके। वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि जिस तरीके से यह अभ्यास किया गया है वह कानून के अनुरूप नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा मामले को वापस भेजे जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के लिए यह आवश्यक था कि वह शिकायतकर्ता या द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर स्वतंत्र रूप से आईपीसी की धारा 394 की प्रयोज्यता के संबंध में अपनी संतुष्टि बनाए। बचाव पक्ष और जांच एजेंसी से या फिर स्वयं जांच करने के विकल्प के रूप में। वर्तमान मामले में जब आरोप ये था कि गवाहों ने पुलिस के समक्ष कुछ बयान दिए थे जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संक्षेप में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे, तो अभियोजन पक्ष का ये कर्तव्य था कि वह ऐसे सभी बयान अदालत में पेश करे जो नहीं किया गया। तब स्पष्ट रूप से निचली अदालत को पुलिस से सभी गवाहों के पूरे बयान दर्ज करने वाली पूरी केस डायरी पेश करने के लिए कहना आवश्यक था। इसके बाद उसका अवलोकन करने के बाद विशेष रूप से उन हिस्सों को जो पहले अदालत को नहीं भेजे गए थे, निचली अदालत इस बारे में एक स्वतंत्र राय बना सकती थी कि क्या आईपीसी की धारा 394 सहित विभिन्न धाराओं के तत्व बनते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, अदालत ने कहा। अदालत ने निचली अदालत को सीआरपीसी की धारा 172 के तहत पूरी पुलिस केस डायरी तलब करने और यदि किसी गवाह के बयान गायब हैं, तो उचित प्रक्रिया के तहत दर्ज करने के लिए पुलिस को हलफनामा भेजने का निर्देश दिया। उपरोक्त कारणों से अपीलकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया जाता है। मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जाता है, जिससे पुलिस को पूरी जांच और दर्ज किए गए गवाहों के बयान पेश करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा यदि पुलिस किसी भी गवाह का बयान दर्ज करने से चूक गई है, तो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के हलफनामे पुलिस को भेजे जाएं। इसके बाद पुलिस आगे की जांच करेगी और संबंधित न्यायालय को एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये कार्य आज से 6 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। इसके आधार पर न्यायालय सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद संज्ञान लेने और उसके बाद आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के चरण में आगे बढ़ेगा, जैसा भी मामला हो। हम ये स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, अदालत ने आगे कहा। इसके अलावा यदि जांच के दौरान सामने आई किसी भी सामग्री को छिपाया गया, तो झांसी के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इसने कस्बे सहित आसपास के सभी गांवों में अष्टमी व नवमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि अष्टमी व नवमी पर्व के अवसर पर क्षेत्रवासियों ने शक्ति रूपेण मां दुर्गा के स्वरूप के रूप में कन्याओं का पूजन कर भोग लगाया। नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्गा माता को प्रसन्न रखने के लिए कन्याओं की पूजा की जाती है तथा कन्याओं को रिझाने के लिए माता जी के भक्त तरह तरह के जतन व उपाय करते हैं।
आज के दिन बालिकाओं को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। उनकी पूजा करके उनकी पसंद का भोजन बनाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाया जाता है। कन्याओं को उनकी पसंद की चॉकलेट व फ्रूट देकर खुश किया जाता है। कई भक्त लोग बच्चों को उनकी पसंद की ड्रेस देकर भी खुश करते हैं। शक्ति स्वरूपेण माता रानी की 9 रूपों को खुश करने के लिए 9 कन्याओं को भजन करवाने की धार्मिक आस्था मानी जाती है। ऐसे में कन्याओं की कमी आना स्वाभाविक है। सभी लोग अपने घर पर कन्या पूजन करना चाहते हैं, लेकिन कन्याएं कम होने की वजह से कुछ लोग कन्याओं की पूजा करने से वंचित भी रह जाते हैं। फिर भी क्षेत्र में कन्या पूजन का परवान देखा गया। वर्तमान हालातों में जहां सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करने के लिए अभियान चला रखा है, ऐसे में यदि कन्या पूजन की इस धार्मिक आस्था को आस्था के रूप में सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाने लगे तो निश्चित तौर पर अपराधों में भी कमी आएगी और लिंग भेद भी खत्म होगा। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष व क्षेत्र के समाजसेवी मनोज आहूजा एडवोकेट व उनके पूरे परिवार की ओर से आज ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाकर 9 कन्याओं को भोजन प्रसादी करवाते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस शुभ मौके पर आहूजा की धर्मपत्नी शालिनी आहूजा, शंकर, काजल आहूजा, डिंकी तरुण व कृष्णा आहूजा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए देवी स्वरूपेण कन्याओं को भोजन प्रसादी करवाकर नन्ही कलियों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। बांदनवाड़ा कस्बे वासियों के लिए खुशी की बात है कि अब यहां राजपूती परिधान की दुकान शुरू हो गई है। इस दुकान के खुलने से अब राजपूत समाज सहित अन्य समाज की महिलाओं को अपनी पारंपरिक ड्रेस खरीदने के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। नव प्रतिष्ठान का शुभारंभ समाज सेविका सुनीता भाटी ने अपनी माताजी भंवरी देवी का आशीर्वाद लेकर किया। सुनीता जी ने बताया कि लंबे समय से कस्बे की महिलाओं की यह मांग थी कि यहां राजपूती ड्रेस की दुकान खोली जाए ताकि उन्हें शहरों तक नहीं जाना पड़े। इसी मांग को देखते हुए ये पहल की गई है। इससे पूर्व सुनीता भाटी सुमेर हेल्थ केयर के माध्यम से क्षेत्रवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं दे रही हैं। नित नए आयाम स्थापित करने वाली सुनीता भाटी पूर्व में भिनाय पंचायत समिति की उप प्रधान भी रह चुकी हैं तथा श्री विनायक इवेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर व इवेंट की दुनिया के बेताज बादशाह अनिल भाटी की बहन हैं। सुनीता भाटी ने बताया कि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के पीछे उनके पति प्रदीप भट्ट का मार्गदर्शन, सहयोग और प्रेरणा रही है, जो हर कदम पर उनके साथ खड़े रहते हैं। कस्बे में इस नई पहल को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है और स्थानीय महिलाओं ने इसके लिए सुनीता भाटी का आभार व्यक्त किया है। वहीं इस खूबसूरत मौके पर कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा ने प्रदीप व सुनीता को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी है। नवरात्र महोत्सव के अवसर पर केकड़ी नगर पालिका की ओर से विधायक शत्रुघ्न गौतम की पहल पर आयोजित 3 दिवसीय रामोत्सव संघ डांडिया रास 2025 का शुभारंभ सोमवार रात को पटेल स्टेडियम में हुआ। आयोजन के पहले ही दिन नगरवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। आकर्षक सजावट और भव्य मंचन ने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया। लोकप्रिय टीवी सीरियल राधा कृष्ण की अभिनेत्री मल्लिका सिंह का आगमन मुख्य आकर्षण रहा। मंच पर आते ही दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट और जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने भक्तिमय प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। मल्लिका सिंह ने भगवान श्रीराम और माता सीता के आदर्श जीवन पर आधारित प्रेरक संदेश भी दिया, जिसे श्रोताओं ने ध्यानपूर्वक सुना और खूब सराहा। देर रात तक दर्शक उनकी प्रस्तुति का आनंद उठाते रहे। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि रामोत्सव जैसे आयोजन हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। ये केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इसे और भी भव्य रूप दिया जाएगा। रामोत्सव संघ डांडिया रास में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें गरबा क्वीन एंड किंग, मिस्टर मिस केकड़ी, बेस्ट माँ बेटी जोड़ी, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, बेस्ट फ्रेंड्स परफॉर्मेंस और नारी शक्ति आइकॉन प्रमुख है। प्रतिभागियों ने मंच पर पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान, तहसीलदार बंटी राजपूत, सर्किल इंस्पेक्टर सिटी कुसुमलता, नगर के गणमान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी वर्ग, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजकों ने मल्लिका सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पटेल स्टेडियम को विशेष रूप से सजाया गया था। पूरे स्टेडियम परिसर में केसरिया राम पताकाएं लहरा रही थीं, जबकि प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंच तक रंग बिरंगी लाइटों और भी पारंपरिक झांकियों ने वातावरण को दिव्य बना दिया।
आकर्षक रोशनी और सजावट ने श्रद्धालुओं व दर्शकों को भावविभोर कर दिया। आयोजकों ने बताया कि रामोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को टीवी जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मि गुप्ता अपनी विशेष प्रस्तुति देंगी। उनके आगमन को लेकर भी शहरवासियों में खासा उत्साह है। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शहर में मां जगदंबा की भव्य शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। पुरानी केकड़ी स्थित तेजा चौक से मंगलवार दोपहर मां जगदंबा प्रतिमा सिंह की प्रतिमा पर सवार होकर रवाना हुई। शोभायात्रा चारभुजा मंदिर, मानक चौक से होते हुए खिड़की गेट, सदर बाजार, बालाजी की बगीची, दाधीच बगीची और अजमेरी गेट से गुजरती हुई बाजार मार्ग के रास्ते अपने गंतव्य पुरानी केकड़ी वापस पहुंची। शोभा यात्रा की शुरुआत में माता को विशेष श्रृंगार कर सिंह की प्रतिमा पर विराजित किया गया। पूजा अर्चना और आरती के पश्चात सवारी का शुभारंभ हुआ। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने आरती उतारी और मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान हुए। प्रमुख रूप से चारभुजा मंदिर, मानक चौक, घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर और बगीची के बालाजी मंदिर परिसर में आरती का आयोजन किया गया। शोभायात्रा के दौरान वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच माताजी के भजन कीर्तन गूंजते रहे। भक्तजन माता के जयकारों के साथ नाचते गाते आगे बढ़े। अखाड़े के उस्तादों ने लाठी और भाला घुमाकर करतब दिखाए और अखाड़े के युवाओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन कर सभी को रोमांचित कर दिया। जगह जगह श्रद्धालु फूल बरसाकर माता का स्वागत करते रहे। कार्यक्रम में नगर पंडित एवं चारभुजानाथ मंदिर के कथा व्यास पंडित मुरलीधर दाधीच, पंडित गणेशलाल दाधीच, कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच, ज्ञान प्रकाश दाधीच, संयोजक नवल दाधीच, दीपक दाधीच, प्रदीप दाधीच, सफल दाधीच आदि ने अखाड़ा उस्ताद नाथू उस्ताद का पगड़ी बांधकर सम्मान किया। होटल लक्ष्मी पैलेस एवं दी वाइब्रेट अकेडमी स्कूल केकड़ी व गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में जिला अंधता निवारण समिति भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व ऑपरेशन शिविर 5 अक्टूबर रविवार 2025 को प्रातः 10 से 2 बजे तक लगाया जाएगा। माइक्रो कैबिनेट मीडिया कोऑर्डिनेटर व शिविर प्रभारी लान दिनेश गर्ग ने बताया कि यह शिविर स्मृतिशिष्ट श्रीमती रामकन्या देवी मेवाड़ा पत्नी श्री जगदीश स्वरूप मेवाड़ा की पुण्य स्मृति में मेवाड़ा परिवार द्वारा लगाया जा रहा है। शिविर संयोजक प्रांतीय सभापति कार्यक लान दिनेश स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि गोमाबाई नेत्रालय के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञों द्वारा होटल लक्ष्मी पैलेस कोटा रोड केकड़ी पर सभी मरीजों की जांच कर चिकित्सा दी जाएगी व ऑपरेशन योग्य मरीजों को भर्ती कर भीलवाड़ा उसी दिन बस द्वारा ले जाया जाएगा। गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण द्वारा किए जाएंगे। लायंस क्लब के निदेशक व शिविर समन्वयक लान सतीश मालू के अनुसार सभी भर्ती मरीजों को भोजन, चाय, बिस्किट, हरी पट्टी व चश्मे गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मरीजों को भीलवाड़ा लाने व ले जाने की व्यवस्था रहेगी। नेत्र रोगी अपने साथ पहचान पत्र या आधार कार्ड की फोटो प्रति साथ लेकर आवे।